नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज यहाँ पर हम सीटेट एग्जाम 2024 के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए लेकर आ चुके हैं और ये लेक्चर होने वाला है स्टीफन क्रेसन की थ्योरी का। और यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू दोनों यहाँ पर करने वाले हैं। तो थ्योरी ये जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है हर बार सीटेट के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट जो इनके स्टीफन क्रेसन के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि स्टीफन क्रेसन एक अमेरिकी भाषाविद थे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो स्टीफन क्रेसन थे ये कहाँ के भाषाविद थे। तो ये भैया अमेरिका के एक जो है महान भाषाविद थे। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला पॉइंट दिया है कि इन्होंने द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया था जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं SLA का सिद्धांत, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का सिद्धांत इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो SLA का सिद्धांत है यानी कि द्वितीय भाषा अधिग्रहण का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये किया गया था स्टीफन क्रेसन के द्वारा। यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये है स्टीफन क्रेसन। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने 5 प्रकार की यहाँ पर परिकल्पनाएं दी थी। ठीक है, तो 5 प्रकार की इनके द्वारा परिकल्पनाएं दी गई हैं। ठीक है, तो उनको यहाँ पर हमें पढ़ना होगा। आगे लिखा है अगला पॉइंट, इन्होंने बताया कि इन 5 स्थितियों में रहकर बच्चा दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकता है। ठीक है, तो इन 5 स्थितियों में रहकर बच्चा जो है जो दूसरी भाषा है उसको भी अर्जित कर सकता है। तो इनके द्वारा 5 परिकल्पनाएं जो है यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं वो कौन कौन सी 5 परिकल्पनाएं हैं। पहला यहाँ पर दिया है पॉइंट, एक है आपकी अर्जन अधिगम परिकल्पना जिसको हम एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया अर्जन अधिगम परिकल्पना जिसको हम एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है निगरानी परिकल्पना यानी कि मॉनिटर हाइपोथेसिस। तीसरा है आपका निवेश परिकल्पना इनपुट हाइपोथेसिस, और ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जो आपका तीसरा पॉइंट है निवेश परिकल्पना। अगला है प्रभावी फिल्टर परिकल्पना जिसको हम अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस बोलते हैं। और पांचवा है आपका प्राकृतिक क्रम परिकल्पना जिसको हम नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 परिकल्पनाएं हमें यहाँ पर पढ़नी होंगी। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अर्जन अधिगम परिकल्पना की जिसको हम एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, स्टीफन क्रेसन के अनुसार दूसरी भाषा सीखने वालों के लिए दूसरी भाषा के ज्ञान को विकसित करने के 2 तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। पहला अर्जन और दूसरा अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, आपको एक बात पता होगी कि जिस माहौल में बच्चे का जन्म होता है तो जो उसकी जो मातृभाषा होती है, जैसे कि मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, तो आपकी जो मातृभाषा है वह है हिंदी। तो हिंदी भाषा को आपने अर्जित कर लिया है, अपने माता पिता से आपने सीखा है। ठीक है, वहाँ पर जैसे जैसे बच्चा देखता है उसका जो एनवायरनमेंट होता है, जो उसकी मातृभाषा उसके आसपास के लोग बोलते हैं उसी के द्वारा वह उसे अर्जित कर लेता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी मातृभाषा जिसको आपने अर्जित किया है। और यहाँ पर जो अधिगम हो जाएगा वो हो जाएगा सीखना। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि दूसरी भाषा को भी इस प्रकार से सिखाया जाए कि बच्चा बिना लर्निंग के भाषा को अर्जित कर ले। ठीक है, इन्होंने माहौल और कम्युनिकेशन पर बल दिया है। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो मातृभाषा होती है बच्चे में वो जन्मजात धीरे धीरे उसको अर्जित कर लेता है, लेकिन जो दूसरी भाषा है जैसे कि मान लीजिए कि वो इंग्लिश बोलना चाहता है, ठीक है, तो दूसरी भाषा को भी वो जो है अर्जित कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने माहौल यानी कि वातावरण पर यहाँ पर बल दिया है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा हिंदी बोलता है और उसके आसपास के जो पास पड़ोस के लोग हैं या उसके यार दोस्त हैं वो वहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं उसके सामने, तो वो दूसरी भाषा यानी कि इंग्लिश को भी धीरे धीरे सीखने लगता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बोली गई है अर्जन अधिगम परिकल्पना में। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। दूसरा है निगरानी परिकल्पना जिसको हम मॉनिटर हाइपोथेसिस बोलते हैं। अर्जन के बाद जब बच्चा भाषा सीखते हैं तो इसमें लर्निंग की वजह से परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे हम बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन स्कूल जाने के बाद वो सामने आती हैं और हमारा अर्जन बेहतर हो जाता है। तो यहाँ पर इसको समझिएगा,
निगरानी का मतलब क्या है, यानी कि मॉनिटर करना। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको हिंदी भाषा आती है, ठीक है, और आपने आस पड़ोस से जो आपके यार दोस्त हैं उनसे आपने इंग्लिश बोलना भी थोड़ा बहुत सीख लिया है, ठीक है। पहले आप मान लीजिए कि जो आपने अर्जन किया था, आपने शंकर बोलना इस तरीके से सीखा था। आप उसको जब लिखते थे तो शंकर आप इस तरीके से लिखते थे। लेकिन जब आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिखाया जाता है, अधिगम आपका वहाँ पर होता है, तो वहाँ पर बताया जाता है कि शंकर इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको जो है लिखने में भी यहाँ पर सुझाव जो आपको दिया गया अध्यापक के द्वारा, तो लिखने में भी आपने यहाँ पर सही लिखना प्रारंभ कर दिया। तब आप जो है यहाँ पर सीख जाएंगे कि शंकर जो है इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में मान लीजिए कि पहले आप स्टडी इस तरीके से लिखते थे, लेकिन जब आपको वहाँ पर व्याकरण के द्वारा ये बताया गया अध्यापक के द्वारा, तब तो आप क्या करने लगे, स्टडी आप इस तरीके से लिखना आपने प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया निगरानी करना, यानी कि जो आप सीख रहे हैं वो सही है या गलत है, इसकी निगरानी करना आपने शुरू कर दिया, मॉनिटर करना आपने शुरू कर दिया। ये बात यहाँ पर बताई गई है निगरानी परिकल्पना में, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है निवेश परिकल्पना का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके पूछे जाते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट हाइपोथेसिस, यानी कि इनपुट का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। बच्चों को कुछ इनपुट देंगे जो शब्दों के माध्यम से हो सकता है या फिर वस्तुओं के माध्यम से हो सकता है। ये बच्चों के लिए बोधगम्य होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनपुट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप जो मातृभाषा अपनी बोलते हैं वो इस लेवल की बोलते हैं, ये है आपकी हिंदी बोलने की, जो आपकी हिंदी आप बोलते हैं वो इस लेवल की बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप दूसरी भाषा आप सीख रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर संस्कृत हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो या कुछ भी आप सीख रहे हो, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने मान लिया कि आपकी जो मातृभाषा वो है हिंदी, वो इस लेवल की है, और जो आप इंग्लिश बोल रहे हैं वो आप इस लेवल की यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो लेवल है ये इंग्लिश बोलने का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेवल है वो किसका आपको ज़्यादा दिख रहा है, वो दिख रहा है हिंदी का, ठीक है। तो इंग्लिश को भी अगर हमें हिंदी के लेवल के बराबर लाना है तो बच्चों को हमें ऐसा इनपुट देना होगा, ऐसा उसमें निवेश करना होगा कि जो इसका स्तर है वो हिंदी के बराबर आ सके, ठीक है। तो ये जो इनपुट होगा ये किस माध्यम में हो सकता है, या तो हम बच्चे को स्कूल भेजना प्रारंभ कर दें अगर अभी वो स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है, या तो हम इंग्लिश की उसको ट्यूशन लगा दें या कोचिंग कराना प्रारंभ कर दें। तो ऐसा हमने उसको इनपुट दिया, अगर हम उसको कोचिंग करना प्रारंभ कर दें तो उसका जो इंग्लिश का लेवल है वह धीरे धीरे कहाँ पर पहुँच जाएगा, हिंदी के बराबर पहुँच जाएगा, ठीक है। समझ में आया? हिंदी का जो लेवल है उसका बहुत हाई है। तो उस स्तर का हमें बच्चों को जो निवेश करना है, जो इनपुट देना होगा, कि मान लीजिए कि उसका जो हिंदी का लेवल है वो इस तरीके से है, तो इंग्लिश का अगर वो इतना है लेवल, तो उसको हमें कितना लेवल देना होगा, इस तरीके से, तभी तो वो हिंदी के बराबर इंग्लिश को पहुंचा पाएगा, ठीक है। तो ये जो निवेश होगा ये हम कोचिंग के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, या फिर यूट्यूब जो कि ऑनलाइन कोचिंग आपका प्लेटफॉर्म बन चुका है आजकल, ठीक है, तो इसके माध्यम से हम बच्चे को यहाँ पर सिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही इसका मतलब हुआ कि जब बच्चे को उसके स्तर से ज़्यादा हम ज्ञान प्रोवाइड कराएंगे तभी वो हिंदी के बराबर इंग्लिश को भी सीख पाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा है कि बोधगम्य निवेश बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो, यानी कि जब हम एक स्तर उसको ऊपर का ज्ञान यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे तभी वो जो है इंग्लिश जो है उसकी उतनी परफेक्ट हो जाएगी जितनी कि वो हिंदी में परफेक्ट है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है निवेश परिकल्पना, जिसको हम इनपुट हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रभावी फिल्टर परिकल्पना। यहाँ पर क्या है, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस बोलते हैं, या इसी को हम भावात्मक परिकल्पना भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भावात्मक भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर है? यह एक काल्पनिक बाधा है जो विद्यार्थियों को सीखने में रोकता है, ठीक है, सीखने से रोकता है। तो क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा कोई है वो तनाव में है, तो वह भाषा सीखने में उसको काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। तो हमें क्या करना होगा, अध्यापक को क्या करना होगा कि उसे जो है मोटिवेट करना होगा, ठीक है। जब हम उसको मोटिवेट करेंगे, यानी कि उसको हम प्रोत्साहित करेंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी भाषा को सीखने के लिए, तो बच्चे में उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह जो है उसको अर्जन कर लेगा, यानी कि सीख लेगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं प्रभावी फिल्टर परिकल्पना में। यहाँ पर जो बच्चे का भाव है वह तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए, बच्चे को हमें डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, और जब हम उसको मोटिवेट करेंगे तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा कि हम इन चीज़ों को भी सीख सकते हैं, और तभी बच्चा उस चीज़ को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेगा। ठीक है, तो ये बात बताई गई है यहाँ पर अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस में। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं और लास्ट पॉइंट है इसका प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। ठीक है, तो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस क्या है? बच्चे अपनी भाषा, जो पहली भाषा है, एक क्रम से सीखते हैं, इसलिए उनके ऊपर नियमों को थोपेंगे नहीं बल्कि नेचुरल तरीके से सीखने देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा होता है वह धीरे धीरे क्रम से ही सीखना प्रारंभ करता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे, तो जब आप स्कूल में गए थे तो सबसे पहले आपने, अगर हिंदी आप सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने छोटा आ, ठीक है, बड़ा आ, इस तरीके से यहाँ पर ये वर्णमाला पढ़ी होगी। इंग्लिश में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा होगा? ABCD पढ़ी होगी। उसके बाद आपने यहाँ पर रैट, इस तरीके से छोटे छोटे जो शब्द हैं, कैट हो गया, इन शब्दों को मिलाकर यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ किया होगा। यानी कि इसका मतलब है कि क्रम वाइज आपने यहाँ पर सभी चीज़ें सीखी हैं। ऐसा नहीं है कि बालक छोटा है, छोटी क्लास में है, और अब जो है जब बच्चा छोटा है आप उसको बड़े लेवल का ज्ञान देंगे तो उसका जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो बिगड़ जाएगा और बच्चा उसको आसानी से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो जो नियम है उसको हमें यहाँ पर ज़बरदस्ती बच्चों पर नहीं थोपना है, यही बात यहाँ पर बताई गई है। उसको नेचुरल तरीके से, यानी कि एनवायरनमेंट के साथ साथ नेचुरल तरीके से सीखने के लिए हमें मोटिवेट करना होगा, तभी बच्चा आसानी से अपनी भाषा को, चाहे वो पहली भाषा हो या फिर जो आपकी सेकंड भाषा है, जिसको हम SLA यानी कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का यहाँ पर जो सिद्धांत है, इसको हम उसको अच्छे से सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्रम, जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है प्राकृतिक क्रम जो है परिकल्पना में। क्लियर हो गया? अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने द्वितीय भाषा अधिगम, जिसको हम ऐसा लेकर सिद्धांत दिया था, बताइएगा। यहाँ पर द्वितीय भाषा अधिगम पूछा जा सकता है, या तो इसी की जगह आपको सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का सिद्धांत भी पूछा जा सकता है। ये दोनों बातें एक हैं। तो जो ऐसा लेकर सिद्धांत है, ये किसने दिया था? ये दिया था स्टीफन क्रेसन ने। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, स्टीफन क्रेसन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो बहुत ही सिंपल है, ये जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, एक भाषाविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीफन क्रेसन ने एसएलए सीखने के कितने प्रकार की परिकल्पनाएं दी थी? तो यहाँ पर 5 प्रकार की जो परिकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस हैं, वो यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिकल्पना में यह बताया गया था कि बोधगम्य निवेश बच्चों के ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध करना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हों? तो ये बात बोली गई थी निवेश परिकल्पना, यानी कि इनपुट हाइपोथेसिस में ये बात यहाँ पर बताई गई थी। तो हमने आपको क्लियर करा दिया है। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए, और जो आपका ये ऐसा लेकर सिद्धांत है, आपको समझ में आया या नहीं आया, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।